जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत गणित में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज के क्लास में लेकर आए हैं हम जो है DLED 4th सेमेस्टर 2020 का चतुर्थ पेपर गणित का। तो इस पेपर को इस क्लास में हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। चलिए पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न से है। ये 5 प्रश्न है बहुविकल्पीय से। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि cos a बराबर 0 तो a का मान बताओ। ठीक है, पहला प्रश्न है, कह रहा है कि cos a बराबर अगर 0 है तो a की वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले अगर इधर cos है तो 0 को भी हम cos बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे कि 0 का मान cos के पदों में किसका होता है। तो हम जानते हैं कि जो cos a होता है वो 0 का जो वैल्यू होता है cos के पदों में, ये होता है cos 90 का। किसका होता है? cos 90 का। अब दोनों तरफ cos है तो cos को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, मतलब हटा देंगे। तो बचेगा यहाँ, इधर क्या बचेगा a और इधर क्या बचेगा 90। तो हमारा a का जो मान होगा वो कितना होगा, 90 होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आंकड़ों 5, 7, 9 किसका 5, 7, 9, 8, 7, 9, 7, 7, 5 और 35 कर रहा है। इसका बहुलक क्या होगा, बहुलक बताना है। तो बहुलक हमने बताया है, बहुलक उसे कहते हैं वह आंकड़ा जो बहुत बार दिखाई दिया, बार बार बताया हमने। बहुलक किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए बहु मतलब होता है बहुत बार, और लक मतलब होता है दिखाई देना। लुक मतलब लक होता है ना, लुक माने देखना, लक माने वही दिखाई देना। क्या दिखाई देना, ठीक है ना, मतलब बहुत बार दिखाई देना। आंकड़ों में, सीरीज में वह अंक, वह संख्या जो बहुत बार दिखाई देता है उन्हें कहते हैं हम बारंबारता। तो इसमें देखो 7 कितने बार हैं, 1, 2, 3, 4 बार 7 है, और कोई संख्या इतना बार नहीं आया है, इसलिए बहुलक क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, इसका बहुलक क्या होगा, 7 होगा। ये आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 कर रहा है कि अंडर रूट, देखिए इसमें क्या कर रहा है कि अंडर रूट b/a और गुणे अंडर रूट c/b गुणे अंडर रूट a/c, इसकी मान क्या होगा, इसका मान बता। देखिए जब करड़ी में कोई संख्या हो, करड़ी के अंदर अगर कोई संख्या हो तो उनको हम आपस में गुणा कर लेते हैं। जब इनको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा b/a गुणे c/b गुणे a/c। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से कि कुछ अंश है, कुछ हर है, सेम है। देखो अंश हर कैंसिल हुआ, अंश हर कैंसिल हुआ। और जब ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास कितना बचा, जब पूरा कट गया तो बचा 1। कितना बचा, 1। और 1 का वर्गमूल हमारा कितना होता है, 1 होता है, इसलिए ये हमारा कितना, इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न यहाँ देख लेते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है कि इसमें जो है, कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर, वृत्त का व्यास है 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है परिधि बताओ क्या होगा। व्यास हमको दिया है, हमको पता है व्यास है 12 सेंटीमीटर। अगर व्यास 12 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना बनेगा, तो हमको पता है कि व्यास का आधा त्रिज्या कहलाता है। तो त्रिज्या कितना बनेगा, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास का आधा, मतलब व्यास बटे 2 होता है। तो व्यास कितना है 12 बटे 2 करोगे कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। कह रहा परिधि बताओ कितना होगा, परिधि हमको बताना है। परिधि, ठीक है, परिधि बराबर होता है 2πr। ये सूत्र है परिधि का, याद रखो। परिधि, वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है ना। तो परिधि बराबर, परिधि की वैल्यू यहाँ पर हमको परिधि पूछा है, परिधि बताइए, परिधि कितना होगा यही बताना है। तो ये जाएगा 2 गुणे पाई का मान कितना होता है, कहोगे 22/7 होगा, और आर का मान कितना आया है, 6 आया है कि नहीं। यही तो कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर इसका व्यास है, तो वृत्त की परिधि बताओ। वृत्त की परिधि होता है 2πr, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा,
अगर पाई के रूप में दिया है तो यहाँ पर पाई की वैल्यू मत रखो, ऐसे रहने दो, ठीक है, पाई ही रहने दीजिए। आर की वैल्यू कितना है 6, तो 6 दूनी 12 पाई, तो 12 पाई हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अगर पाई की वैल्यू रखोगे तो 22/7 रख सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या रख सकते हो, है कि नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर पाई की वैल्यू रखना चाहते हैं 22/7 यहाँ पर करके गुणा करके आराम से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा जो है परिधि वृत्त का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 5 ये कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है। चाहे जो समांतर चतुर्भुज हो, चाहे जो चतुर्भुज हो, उसमें जिसमें 4 भुजा होते हैं, उनके अंतः कोणों का योग 360 होता है। तो 360 में कितने 90 बनेंगे। हमको पता है कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग जो होता है वो होता है 360। कितना होता है, 360। तो कितने कोण बनेंगे, कितने 90 अंश का कोण बनेगा, पूछ रहा है कि कितने योग, इनका योग क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन में 90 अंश के बारे में दिया है, 8 90 अंश बनेगा, मतलब 8 समकोण बनेगा कि 4 समकोण कि 2 समकोण कि 1 समकोण। तो हमको पता है कि समकोण मतलब 90 अंश कोण कहते हो, तो 90 से भाग करोगे तो हमको पता चलेगा कितने 90 अंश कोण बनेगा। तो यहाँ से 360 में अगर हम 90 से भाग करें तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, ठीक है, और 9 चौक 36 मतलब 4 समकोण बनेगा, 4 समकोण बनेगा। ये हमारा आंसर होगा 4 समकोण। 4 समकोण वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो दोस्तों ये था बहुविधीय प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 जो कि अतलघुत्तरीय प्रश्न है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 से लेकर 11 तक जो कि अतलघुत्तरीय प्रश्न है। आइए देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6 ये कह रहा है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना ज्ञात कीजिए, मतलब प्रयागता ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए 2 सिक्का है एक साथ उछाला जाता है। मान लीजिए पहला सिक्का है, यहाँ है फर्स्ट सिक्का, और ये हमारे पास सेकंड सिक्का, 2 सिक्का है। अगर 2 सिक्कों को उछाला जाए तो कितने घटनाएं हो सकते हैं, पहले हम ये जान लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर शीर्ष आने की पूछा है, शीर्ष मतलब हेड, ठीक है ना, हेड आने की संभावना है। हेड को H से दर्शाएंगे, ठीक है, और टेल को T से दिखाएंगे। तो देखिए पहले सिक्के पर अगर हेड आ जाए तो दूसरे पर भी हेड आ सकता है कि नहीं। अगर पहले पे हेड आ जाए तो दूसरे पे टेल आ सकता है, अगर पहले पे टेल आ जाए तो दूसरे पर हेड आ सकता है। जब उछालोगे दोनों को एक साथ, पहले पे टेल आ जाए तो दूसरे पे भी क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो ये कुल मिलाकर 4 कंडीशन, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन और चौथा कंडीशन, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 4 कंडीशन बन सकता है। एक तो हेड हेड, दूसरा हेड टेल, और तीसरा टेल हेड, और चौथा टेल टेल। तो कुल घटनाएं हमारे पास कितना मिला, 4 घटनाएं हो सकते हैं। पूछ रहा है शीर्ष आने की, तो शीर्ष आने की सिर्फ एक ही घटनाएं है जो कि दोनों में हेड आएगा, ठीक है ना। तो प्रयागता निकाल लीजिए। हमको पता है, यहाँ से देखेंगे सबसे पहले कि कुल घटना हमारे पास जो कुल घटना आया है वो कितना है। हमने बताया है कि कुल घटना को लिखते हैं हम n से। कुल घटना कितना है, 4 है। कुल घटना कितना है, 4 है, 1 2 3 4। और अनुकूल घटना कितना है, अनुकूल घटना को हम लिखते हैं m से। और अनुकूल घटना वही कहलाता है जिसकी प्रयागता बतानी होती है, किसकी, शीर्ष आने की। तो शीर्ष आने की कितना है, एक ही है। और प्रयागता जब निकालेंगे, प्रयागता बराबर होता है, क्या होता है, प्रयागता P, जिसे हम लिखते हैं P से। P बराबर होता है कि अनुकूल घटना बटे कुल घटना। अब अनुकूल घटना है कितना, जिसे हम n बोलते हैं, m बराबर कितना है, 1 है, और कुल घटना कितना है, 4 है। तो यहाँ लिखेंगे 4, तो 1/4 ये हमारा कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम घटना निकालेंगे कि दोनों सिक्कों को अगर एक साथ उछाला जाए तो क्या क्या आ सकते हैं। ये 4 कंडीशन हो गया। कुल घटना शीर्ष का बताना है तो कुल घटना 1 हो गया, तो ये प्रयागता का सूत्र, तो 1/4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 7 में ये कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल
आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल दिया है 100 सेंटीमीटर, मतलब 100 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है यदि बेलन की ऊंचाई दे रखा है, बेलन की ऊंचाई, जो बेलन की ऊंचाई है जिसे हम h बोलते हैं, वो कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि बेलन का आयतन बताओ, बेलन का आयतन पूछा है, बेलन का आयतन बताओ, बेलन का आयतन क्या होगा ये हमको ज्ञात करना है। तो हमको पता है बेलन का सूत्र होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है, त्रिज्या, एच क्या है, ऊंचाई पता लेकिन त्रिज्या नहीं पता। तो त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक बेलन बना लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक बेलन है, ये हो गया बेलन, ठीक है। अब जो बेलन का आधार होता है, देखेंगे जो बेलन का आधार होता है ये वृत्त के आकार का है, ये कैसा है, वृत्त है, ठीक है ना। और वृत्त का आधार का क्षेत्रफल हमको दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमको पता है नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है, याद रखिएगा, है कि नहीं। वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त है ना, वृत्त के आकार का होता है आधार, और आधार का क्षेत्रफल दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, कितने रखेंगे, 100 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। हो गया इतना। अब इससे हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर, हमको त्रिज्या चाहिए, आर चाहिए, तो यहाँ से आर निकालेंगे, ठीक है। इसका यहाँ पर गुणा है, इधर आएगा भाग बनेगा, तो ये हो जाएगा 100 बटे पाई, कितना होगा 100 बटे पाई। यहाँ कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर। ये तो आर का स्क्वायर की वैल्यू आ गया, मतलब त्रिज्या का वर्ग आ गया। तो हमको पता है बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का आयतन है, इसको याद रखिएगा सूत्र, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। चलिए यहाँ पर पाई हो गया, आर की वैल्यू, आर स्क्वायर के मान निकाले हो, कितना निकाले हो, 100 बटे पाई, कितना निकाले हो, 100 बटे पाई, और गुणे एच, ऊंचाई कितना है 10, यहाँ लिखे होंगे 10। पाई से अंश और हर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास जो आएगा 10 से गुणा करेंगे, जब यहाँ से 10 से गुणा करेंगे तो आयतन कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर का क्यूब। कितना आएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सही आंसर यही हमारा होगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या, ये तो हमारे पास प्रश्न संख्या 7 था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या है ये देख लेते हैं, मिटा दे रहे हैं इसको। प्रश्न संख्या 8, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 8 देते हैं। 8 क्या है, ये कह रहा है कि 8वां प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि समीकरण x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 को हल कीजिए। ये हमारे पास समीकरण दे रखा है, यहाँ पर कह रहा है इसको हल कीजिए। तो गुणनखंड विधि से हल कर लो। देखिए सबसे पहले यहाँ पर अचर पद कितना है, अचर पद हमारा ये है 10 अचर पद है। तो अचर पद का 2 खंड कीजिए, ताकि दोनों को 2 खंडों को गुणा कर दें, 10 आ जाए, ठीक है। और उन्हीं दोनों खंडों को जोड़ दें या फिर घटा दें, 7 आ जाए। तो हम करेंगे 5 गुणे 2, देखिए 5 गुणे 2, 5 दूनी 10 होता है। अब 5 और 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो x का गुणांक आना चाहिए जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ आ गया, यहाँ से रखेंगे x स्क्वायर प्लस 7 के स्थान पर रखेंगे 5 प्लस 2, और इंटू एक्स लिखा है, एक्स लिख देंगे, प्लस 10 के स्थान लिखेंगे 5 गुणे 2 बराबर 0। समझ में आया। अब यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुणा 5 में 5x, एक्स गुणा 2 में 2x प्लस 5 गुणे 2 बराबर 0। अब देखो 2 को जोड़ा बना लेंगे, ये 2 जोड़ा बन गया। इसमें देखो कॉमन क्या दिख रहा है, कहोगे दोनों में x है तो x निकाल लो। यहाँ 2x था, 1x बच गया। यहाँ 5x था, x तो निकालिए, बचा 5 प्लस। अब इसमें देखो क्या कॉमन दिख रहा है, तो कहोगे इसमें x है, इसमें x नहीं कॉमन होगा। इसमें 2 है, इसमें भी 2 कॉमन निकालो, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 5 बराबर 0। और कॉमन निकालने पे ये दोनों सेम आना चाहिए। अब इन दोनों को बाहर निकालेंगे तो x प्लस 5 हमने निकाल लिया, बचा x यहाँ पर, और यहाँ कितना बचा 2 बराबर 0। कह रहा है x की वैल्यू बताओ यहाँ पर, तो x प्लस 5 बराबर 0 एक बार रखेंगे, और x प्लस 2 बराबर 0 एक बार रखेंगे। तो x बराबर उधर जाएगा तो -5 होगा, और x बराबर उधर जाएगा तो -2 होगा। ये हमारा दोनों क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था प्रश्न संख्या 8। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9, ठीक है। इसे मिटा दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। 9 क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या 9 ये कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या का 4 गुना है।
कह रहा है दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ क्या होगा। हमने मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि माना पहले वृत्त की त्रिज्या r है तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या अब कह रहा है दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है, यहाँ पर कितना बोल रहा है 4 गुना है, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना गुना करेंगे 4 गुना, तो 4r कर लो। कह रहा है दोनों में अनुपात बताओ, दोनों में अनुपात किसका, क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। ठीक है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात बता लो, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल है कि नहीं। यहाँ लिखेंगे कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल और बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो आराम से निकालो, हमको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसका भी होगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन अंतर क्या है यहाँ ध्यान देंगे, ये हो जाएगा पाई, इसकी त्रिज्या कितना है, देखिए पहले वृत्त की त्रिज्या कितना आर है, तो आर ही स्क्वायर रहने दीजिए, लेकिन दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना है 4r है, तो यहाँ रखेंगे 4r पाई 4r, ठीक है 4r का वर्ग यहाँ हो जाएगा, है कि नहीं, सही ना। अच्छा अगर हम इसको कैपिटल R मान लेते, मान लीजिए पहले वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 4r है, ये कैपिटल R मतलब कैपिटल R मान लेते हैं, तो यहाँ रखोगे तो जब r का स्क्वायर होगा, यहाँ रखोगे तो कितना होगा कैपिटल R स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई से पाई देखो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचा हमारे पास r स्क्वायर बटे 4r स्क्वायर, यहाँ से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आया कितना 1 बटे, ये 4 का वर्ग करोगे 16 हो जाएगा ना, 4 का वर्ग कितना होगा 16, तो 1 बटे कितना आएगा 16, अर्थात 1:16 हमारा आंसर सही होगा। अच्छा 16:1 भी सही होगा, क्योंकि दोनों का अनुपात पूछा, पहले का दूसरे का अगर कहा होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पर दोनों का कह रहा है, दोनों में अनुपात बताओ, तो 16:1 या 1:16 दोनों सही होगा। ठीक है, तो ये था प्रश्न संख्या 9। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं। 10 चलिए 10 वाला ये है, 10 कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि कोण A बराबर 50 अंश, कोण B बराबर 60 अंश हो तो कोण C और D का मान बताओ। ठीक है, कोण C और D का मान ये हमको बताना है। ठीक है, तो आइए यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले एक चक्रीय चतुर्भुज बना लीजिए। यहाँ से एक चक्रीय चतुर्भुज मान लीजिए, यहाँ पर हमने एक वृत्त बना लिया। ठीक है, ये हमारे पास एक वृत्त हो गया ना, एक वृत्त हो गया। चक्रीय चतुर्भुज मतलब वृत्त के अंदर बना है एक, यहाँ से मान लीजिए हमारे पास एक चतुर्भुज बना इस प्रकार से, ये हो गया एक चतुर्भुज। ठीक है, ये कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज, इसका नाम हो गया ABC और D। ठीक है, कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज में A की वैल्यू 50 अंश, B की वैल्यू 60 अंश, तो ये है 50 अंश का और ये है 60 अंश का। अब पूछ रहा है कि C और D का वैल्यू बताओ, C का बताना और D का वैल्यू बताना है। तो हमको पता है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, ये नियम है हमारे पास। नियम क्या है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है ना। ये नियम लगा लो कि हमको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, मतलब ये कोण जोड़ोगे तो 180 अंश आएगा, और ये कोण जोड़ोगे तो 180 अंश होगा। तो पहला स्टेप क्या लगाएंगे कि कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश, क्योंकि आमने सामने कोण है, तो कोण A की वैल्यू 50 है तो 50 रखो, प्लस कोण C बराबर 180 अंश। 50 उधर गया तो कोण C बराबर 180 माइनस 50, तो ये हो जाएगा 130। कितना आएगा 130 अंश। तो कोण C की वैल्यू कितना आया 130 अंश। दूसरा सम्मुख कोण B और D कर लो, तो कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश। तो कोण B की वैल्यू रखो 60 है,
यहाँ 60 रख लो प्लस कोण डी बराबर 180। डी की वैल्यू निकालना है, 60 को उधर ले जाओ तो कोण डी बराबर 180 उधर जाएगा तो -60 हो जाएगा। तो कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, घटा दो तो ये हो जाएगा 120 अंश। कितना होगा 120 अंश। ये कितना 130, ये कितना 120। तो यहाँ सी और डी की वैल्यू आ गया है ना, कोण सी और डी की वैल्यू आ गया। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 क्या कर रहा है कि यहाँ पर संख्या 11 है कि साइन 30 प्लस cos 60 प्लस cos 60 प्लस tan 45 इसका वैल्यू बताना है, इसका मान क्या होगा। तो सभी की वैल्यू पता होना चाहिए तभी सॉल्व करते हैं। इसका जो वैल्यू होता है साइन 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का मान भी 1/2 होता है, इसका भी वैल्यू 1/2 होता है। और इसका जो वैल्यू होता है साइन 45 का मान कितना होता है 1 होता है। सभी का मान हमने यहाँ पर रख दिया है, सभी का वैल्यू। तो यहाँ पर अगर देखो हाफ हाफ है, आधा आधा कितना होगा 1 होगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना होगा 1 होगा। चाहे तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 2 1 के 2, 2 1 के 2 और बटे में कितना 2 2 दूनी 4 और प्लस में एक तिरिया गुणा कर लो, इसका गुणा है इसका गुणा नीचे गुणा नीचे, तो 4/4 प्लस 1 इसको कैंसिल करोगे 1 आएगा और प्लस 1 बराबर कितना होगा 2 इसका क्या होगा सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये कुल मिलाकर 6 से लेकर 11 प्रश्न हैं जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न थे। इसको हमने इस प्रकार से बताया है। चलिए अगला प्रश्न अब देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 12, ठीक है। 12 से 18 प्रश्न जो हैं लघुत्तरीय प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न इसका है 12 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ये समीकरण हमको दे रखा है, कह रहा है इसको हल करो। तो कैसे हल करते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारे पास है पहला समीकरण 2x - 3y बराबर 13 है और दूसरा है 7x - 2y बराबर 20 है। ये हमारे पास दो समीकरण दे रखा है, ठीक है। कह रहा है इनको हल करके x और y की वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 3 विधि से हल कर सकते हैं। एक विस्थापन विधि होता है इन प्रश्नों को हल करने के लिए, एक विस्थापन विधि होता है, एक जो है बीजगुणन विधि होता है, एक होता है विलोपन विधि। तो सबसे आसान विधि विलोपन विधि होता है, तो उस विधि का हम यूज करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले जो हमारे पास x का गुणांक और y के गुणांक है उनके किन्हीं एक गुणांक को बराबर करते हैं। जैसे यहाँ x गुणांक 2 है, यहाँ y गुणांक 3 है, यहाँ x गुणांक 7 है, यहाँ y गुणांक कितना है 2 है। तो किन्हीं एक गुणांकों को हम बराबर कर लेते हैं। जिसमें आसान पड़े, जो कम गुणा करना पड़े उसी को गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले y का गुणांक कितना है 3 है, यहाँ y गुणांक कितना है 2 है। तो एक काम करते हैं, इसमें 2 से गुणा कर दें 6 हो जाएगा और इसमें 3 से गुणा कर दें तो 6 हो जाएगा। दोनों गुणांक बराबर हो जाएगा। तो ये इसको डाल दो समीकरण नंबर 1, इसको डाल दो समीकरण नंबर 2। तो यहाँ हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से तथा 2 में, समीकरण 2 में कितने से 3 से गुणा करने पर तो हमने क्या करेंगे गुणा करेंगे। समीकरण 1 में कितने से, समीकरण 1 में 2 से गुणा करना है और 2 में 3 से। तो इसमें जब 2 से गुणा करेंगे तो दोनों पक्षों में करना, एक पक्षों में नहीं। तो दोनों में गुणा करेंगे तो होगा 4x - 3 दूनी 6y बराबर और 13 दूनी 26 हो जाएगा। अब इसमें 3 से गुणा करना है समीकरण 2 में, तो 7 दूनी 7 तिरक 21x और 3 दूनी 6 माइनस ए भी है तो 6y हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 3 या 60, ठीक है ये होगा। अब देखो अगर दोनों चिन्ह सेम है तो घटाते हैं, तो लिखेंगे घटाने पर। ये समीकरण नंबर हो गया 3 और ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब यहाँ लिखेंगे घटाने पर मतलब 3 और 4 को घटाने पर। घटाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, क्यों कैंसिल हो रहा है, क्योंकि 6x - 6y मतलब 6y - 6y तो जुड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ प्लस लगा है तो 6y - 6y और प्लस 6y क्या बनता है 0 बन जाता है, क्योंकि 6 में से 6 गया क्या आता है 0 आता है। तो ये दोनों कट गया। अब 21 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा 17x। कितना होगा 17x, माइनस में से घटा रहे हो माइनस का निशान। अब 60 में से जब घटाओगे 26 को तो 10 में से 6 गया 4 आया और यहाँ 5 में से 2 गया 3, ठीक है। और 17 दूनी 34 ये भी माइनस में हो गया।
तो x बराबर हो गया -34/-17 भाग हो गया इधर, तो x बराबर 17 दूनी 34, तो x बराबर कितना आया 2 आया, x की वैल्यू कितना आया 2 आया। अभी हमको y का मान निकालना है, तो क्या करेंगे यहाँ से देख लेते हैं कि x का मान चाहे 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो तो तुरंत y का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, 1 यहाँ है तो 2 गुणे x की वैल्यू 2 है तो 2 गुणे लग लो, प्लस 3 -3y है, -3y बराबर 13, तो ये हो जाएगा 4 -3y बराबर 13, तो इसको उधर ले जाओ तो 3y बराबर हो जाएगा 13, ये प्लस है उधर गया तो -4 हो गया। ठीक है, अब आगे तो 3y बराबर कितना होगा, 13 में से 4 घटा लो कितना आ जाएगा 9 आएगा, तो यहाँ से 9 का भाग कर 3 का भाग कर दो, y बराबर 9/3 और 3 त्रिक का 9, y बराबर 3, तो ये y की वैल्यू ये x की वैल्यू यही हमको ज्ञात करना था। ठीक है, 2 आंसर हो गए x और y का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12, ये तो है 12। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 13 में ये कह रहा है कि दी गई सारणी में हमको क्या बताना है, जो है बताना है इसका माध्यिका बताना है। देखो माध्यिका बताना है, 40 छात्र हैं, ये हमारे पास सारणी है। सारणी क्या है, एक तो आयु है, ये सारणी है, आयु दिया है और दिया है छात्रों की संख्या मतलब बारंबारता दिया। ये हमारे पास 2 सारणी दे रखा है, पहला 10 4 10, ये 10 है तो ये 4 है, ये 12 है तो ये 8 है, ये 14 है तो ये 12 है, और ये 16 है तो ये 6 है, और ये 18 है तो ये 10 है। ठीक है, अब संचयी बारंबारता निकालने के लिए सबसे पहला कॉलम, ये तो 2 कॉलम तो दे रखा है उस क्वेश्चन में, अब हम निकालेंगे संचयी बारंबारता। क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता निकलता कैसा है, इसको भी हमने बहुत क्वेश्चन बताए हैं, देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले स्टेप को यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है, और ये जो हमारे पास आया 4 को 8 में जोड़ेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 8 के सामने, तो 8 4 12, अब 12 को 12 में जोड़ेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब 24 को 6 में जोड़ेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे तो 24 6 30 होता है। अब 30 को 10 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा। तो n की वैल्यू, ये हमारा कुल योग है, मतलब कुल योग n बराबर कितना है 40 है। ये हमारे पास कुल योग कितना है, n बराबर 40 है। अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, माध्यिका। अब माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर होता है, देखो ये n की जो वैल्यू आया है ये कैसा है, सम है, तो अगर सम आया है तो सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उन्हें सम कहते हैं। तो जो अगर सम आएगा तो उसके लिए हम अलग फार्मूला, अगर जो विषम आएगा उसके लिए अलग फार्मूला यूज करेंगे। तो सम के लिए क्या लगाते हैं, n/2 व पद और प्लस में n/2 + 1 व पद और पूरे का बटा कितना 2। तो ये फार्मूला है माध्यक निकालने का। कब, जब संख्या सम हो, तो इसको याद कर लीजिए आप सब, जब संख्या सम हो तो इसका हम क्या निकालते हैं, माध्यक निकालते हैं इस प्रकार से। अब आ जाओ सभी का मान रख लो, माध्यक बराबर n की वैल्यू कितना है 40, तो 40 यहाँ रखोगे, 40/2 व पद और प्लस यहाँ रखेंगे 40/2 + 1 व पद और पूरे का बटा कितना है 2 का लेंगे। अब यहाँ थोड़ा देख लेते हैं माध्यक बराबर, तो 40/2 मतलब 20वां पद, कितना 20वां पद और प्लस इसको हल करोगे तो 40 2 42 मतलब 21वां पद, 21वां पद और पूरे का बटा कितना 2। अब देखेंगे 20वां पद है कहाँ देखेंगे, संचयी बारंबारता में, तो 20वां पद कहाँ मिलेगा, यहीं में मिलेगा 20वां पद, क्योंकि ये 12 ही है तो 20वां पद यहाँ मिलेगा। 20वां पद मतलब कितना 14, तो यहाँ लिखेंगे 14। ठीक है, और अगवा है 21वां पद, 21वां पद भी यहीं में मिलेगा और 21वां पद मतलब भी ये भी कितना होगा 14 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे +14। ठीक है, 20वां पद मतलब इसी में ढूंढेंगे 20 किस में आएगा, 4 में नहीं है, 12 में नहीं है, तो किस में 24 में तो 20 है, तो इसको आ जाइए आय में 40।
तो 21वां पद भी इसी में होगा, तो आय में आए 40, तो बटे कितना 2, 14 दूनी 28, 28 बटे 2 और 14 दूनी 28 होता है 14 वर्ष आंसर आएगा। कितना आएगा 14 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर आंसर हो जाएगा। तो ये था प्रश्न संख्या कितना था 14 नहीं 13 था ना 13। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 क्या है, इसको मिटा दे रहे हैं। समझ में आ गया, हम आशा करेंगे कि आप सबको बढ़िया से समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आप सबको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 14 ये कह रहा है कि 4 क्वाट 4 क्वाट स्क्वायर 45 और माइनस सेक स्क्वायर 45 और प्लस साइन स्क्वायर 30 का मान, अंश का मान, इसका मान क्या होगा ये हमको बताना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर सभी की वैल्यू जब पता रहेगा तभी हम सॉल्व कर सकते हैं, बिना मान के कुछ नहीं होता है ना, मान तो पता होना चाहिए, बिना मान के कुछ कर नहीं पाओगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे सेक 60 है, ये हमने गलती से लिख दिया, ये सेक 60 है तो यहाँ भी सेक 60 लिखेंगे, ठीक है। सेक 60 है, ये गलती से हमने लिख लिया सेक 60। चलो अब मान रखो, अब सभी की वैल्यू रखेंगे। जैसे यहाँ पर है 4 है तो 4 गुणे लिख दो, ये है काट 45, काट 45 मान होता है 1 और इसका वर्ग है तो वर्ग कर लेंगे सेक 60 और सेक 60 का मान कितना होता है 2 होता है तो इसका भी वर्ग कर लेंगे, प्लस साइन 30 है और साइन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2 तो इसका भी करेंगे हम वर्ग, ठीक है। अब सॉल्व करो, 4 1 के 4 आएगा और 2 दूनी 4 आएगा, प्लस 1/2 दूनी 4 हो जाएगा। ये देखो प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो आया 1/4, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। कितना आया आंसर 1/4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो 14 था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है, 15 भी बढ़िया प्रश्न है, देखेंगे 15 प्रश्न है, 15 नंबर। ये कह रहा है कि एक घनाभ की माप दिया है, घनाभ की माप। अब हमको घनाभ की माप दिया है 98 गुणे 42 और गुणे 18 सेंटीमीटर। अच्छा ये घनाभ है, घनाभ का माप दिया। अब घनाभ में क्या होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है। तो एक लंबाई एक चौड़ाई एक ऊंचाई है, तो आयतन निकाल लो घनाभ का। घनाभ का आयतन बराबर ये लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमको दे रखा है 98 गुणे 42 और गुणे 18, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अगर हम एक काम करते हैं, ये हमको दिया सेंटीमीटर, सभी सेंटीमीटर में है, ठीक है, सभी सेंटीमीटर में है। अच्छा अगर सभी को हम गुणा कर लें तो आएगा 74,088 और 3 बार सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का घन बन जाएगा, मतलब 74,088 घन सेंटीमीटर होगा। ये तो घन का आयतन है, घन का आयतन। लेकिन क्वेश्चन में आगे क्या कर रहा है, इसका आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा बताइए। कह रहा है ये जो हमारे पास आयतन है, घन का आयतन जो है वो किसके बराबर है, घन के आयतन के बराबर, मतलब घनाभ का आयतन जो है घन के आयतन के बराबर है, ठीक है। तुमको पता है कि घन का आयतन ये बराबर है किसके, घनाभ के, घनाभ, ठीक है, घनाभ का आयतन दोनों क्या है आपस में बराबर हैं। तो घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन हमको पता है 74,088, ठीक है। और हमको पता है कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, क्या होता है भुजा का क्यूब। ये घन का आयतन है, घन का आयतन की सूत्र भुजा का क्यूब, इसके स्थान पे लिख लो बराबर 74,088, कितना 74,088। अब ये भुजा कितना होगा, भुजा बराबर इसका घन निकाल लीजिए, कितना 74,088 का घन निकालें, ये घन है ना तो इस पर घनमूल बन जाएगा, ठीक। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, इसका घनमूल, इसका जब घनमूल निकालेंगे तो आएगा 42, कितना आएगा 42 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, कितना आएगा 42। घनमूल निकालना सभी को आता है, तो घनमूल कितना आएगा 42 आएगा। तो ये था प्रश्न संख्या 15। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 16, 17 और 18।
तो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 16। आइए देखिए क्या कह रहा है 16 नंबर। ये कह रहा है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है और ए ओ बी व्यास है। वृत्त पर बिंदु सी डी इस प्रकार स्थित है कि कोण सी ए बी बराबर 30 अंश का और ए बी डी बराबर 40 अंश का। तो कोण सी ए डी और कोण सी बी डी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास एक चित्र दे रखा है, वृत्त है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है और ये क्या है, एक व्यास है, ए है, ओ है और बी है। ये क्या है, व्यास है। अब इसमें क्या रहा, चतुर्भुज बना है। किस प्रकार से, देखो इस प्रकार से एक चतुर्भुज बना है। ठीक है, इस प्रकार से एक चतुर्भुज बना है और इसका नाम है डी और इसका नाम है सी। और ये वाला जो है 30 अंश का है और ये वाला कितने का है, 40 अंश का। अब पूछ किसका मान रहा है, पूछ रहा है इसकी वैल्यू, ये कितना होगा और ये कितना होगा, इसका मान हमको बताना है। तो आइए देखिए, सबसे पहले हमको नियम क्या पता है। एक नियम हमने बताया था कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है ना। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है। अच्छा, यहाँ देखो अर्धवृत्त पर बना है, ये व्यास जो है ए बी जो है क्या है, व्यास है। इधर वाला एक भाग हो गया, नीचे वाला एक भाग, दो भाग बन गया तो अर्धवृत्त हो गया। अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है वो समकोण होता है। तो ये भी कितने का बनेगा, 90 का, और ये भी कितने का होगा, सॉरी यहाँ से, हाँ ये भी कितने का होगा, 90 का होता। तो दोनों कितने का होगा, 90 का होगा। हमको वैल्यू किसका पूछा है, मान पूछा है ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला, इसकी वैल्यू पूछा है। तो आइए सबसे पहले दो त्रिभुज दिया है, तो त्रिभुज पहले काम करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, अगर इसमें हम बात करें, हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों को योग 180 अंश होता है। तो जोड़ लीजिए, सबसे पहले इसका नाम लिखो, इसका नाम क्या है, कोण सी ए बी प्लस, इसका नाम लिख लिया। फिर लिखेंगे इसका नाम क्या है, ए सी बी, कोण ए सी बी प्लस, इसका नाम लिखो, इसका नाम क्या है, यहाँ से अगर इसका नाम लिखे तो आ जाएगा सी बी ए, क्या हो जाएगा, सी बी डी है, सी किसकी वैल्यू पूछा है, सी बी ए का वैल्यू पूछा है ना। यहाँ से एक मिनट, सी बी डी और सी ए डी का, हाँ ठीक है। चलें, तो ये वाला जुड़ गया और ये वाला जुड़ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका जोड़ेंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कोण सी बी डी बराबर कितना होता है, 180 अंश होता है ना, 180 अंश होता है। अब यहाँ से देखेंगे कि इसकी वैल्यू तो हमको पता है 30 अंश, इसकी वैल्यू पता है 90 अंश, इसकी वैल्यू नहीं पता है, तो बराबर 180 अंश कर देंगे। ये घटाकर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कोण सी बी डी बराबर हो जाएगा 180 माइनस, दोनों जुड़कर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 120 अंश। तो कोण सी बी डी बराबर आ गया, कितना आ गया, इसको घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 60 अंश। कितना आएगा, 60। तो ये जो वैल्यू आया है हमारा कितना आया, 60 अंश आ गया। अब देखो, अब इसकी वैल्यू निकालो, अगला त्रिभुज का प्रयोग करिए। त्रिभुज ए डी बी में, हाँ ए बी डी में दूसरा त्रिभुज को प्रयोग करेंगे। अब इस त्रिभुज में भी वही काम करना है, त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 अंश होता है। तो इसका नाम लिखो पहले, फिर इसका। चलिए, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बी ए डी, बी यहाँ है कि नहीं, ए बी डी, तो कोण ए बी डी प्लस, इसका नाम लिखो, ये 90 अंश का है जिसका नाम है ए डी बी, और प्लस इसका नाम लिखो ये वाला, इसका नाम है यहाँ से बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर 180 अंश। इसकी तो वैल्यू पता है 40 अंश, इसकी वैल्यू पता है 90 अंश, और इसका हमको निकालना है बी ए डी का बराबर 180 अंश। ये दोनों जुड़कर उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, कोण बी ए डी बराबर 180 और माइनस, ठीक है 180 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा,
तो हो जाएगा 130, तो घटाएंगे कितना आएगा 50 अंश। तो ये कितना आ गया 50 अंश आ गया, कितना 50 अंश। लेकिन हमको वैल्यू किसका पूछा है, देखिए ध्यान से, वैल्यू किसका पूछा है, ये पूरे का वैल्यू पूछा है, मतलब कोण CBD की वैल्यू बताना है। तो दोनों कोण कितना 60 को जोड़ो और 40 को जोड़ो तो कितना आएगा 110 अंश आएगा। अगला पूछा है CAD का, कोण CAD का पूछा है। अगर इसको जोड़ेंगे तो 50 जोड़ेंगे और 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा 80 अंश होगा। ठीक है, ये हमारे पास कितना जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना, सही है कि नहीं। 6 4 10 होता है, यहाँ हमने गलत लिखे 100 आएगा। ठीक है, ये 100 अंश हो जाएगा, ये 80 अंश हो जाएगा। क्लियर। अब देखो हमने एक बार बताया भी था कि चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का ये 180 अंश होता है, तो इनको जोड़ेंगे 180 अंश आ जाएगा, 100 और 80। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है कि यहाँ देखेंगे कि 2 अंकों की एक संख्या का योग 12 है। 2 अंकों की एक संख्या का योग कितना है 12 है। कह रहा है यदि उस संख्या में 36 घटा दिया जाए तो संख्या अंकों को स्थान बदल जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक संख्या है 2 अंकों वाली, उसका योग अगर करें तो 12 आता है। अगर उसमें हम घटा दें 36 तो उनके अंकों का योग जो है बदल जाता है, अंतर बदल जाता है। तो हमको नहीं पता कौन सी संख्या है। संख्या में एक इकाई होता है, एक दहाई होता है। इकाई दहाई सैकड़ा से बनते हैं संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या है तो इकाई और दहाई 2 ही होगा। तो वही मानेंगे, माना दहाई x तथा इकाई y है। ठीक है, अब देखो संख्या, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 25, तो 25 को कैसे लिखते हो, 5 इकाई में लिखोगे और 2 गुणे 10 क्या है दहाई में है। तो संख्या को हम इस प्रकार से लिखते हैं खंडित करके, 5 इकाई प्लस 10 माने दहाई होता है और 2 इसके साथ गुणा है, तो 10 दूनी 20, 5 25 तब जाके बनता है। तो संख्या हमारे पास उसी प्रकार से एक संख्या हम बनाएंगे। संख्या क्या है, संख्या 10 क्या है, ये x क्या है दहाई है, और इकाई क्या है y है। तो इकाई y है तो y लिखेंगे प्लस 10 लिखेंगे और दहाई कितना है x है, तो कितना हो जाएगा 10x। तो ये मुख्य रूप से हमारा एक क्या बन गया, संख्या बन गया। इस प्रकार से संख्या बनाएंगे। अब प्रश्न के अनुसार बात करेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि संख्याओं का योग 12 है, तो 2 अंकों की संख्या इकाई और दहाई का योग 12 है। पहले स्टेप में x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। दूसरे स्टेप में कह रहा है कि संख्या में 36 घटा दें तो संख्या का अंकों का स्थान बदल जाता है। ये हमारे पास संख्या है, इसमें से 36 घटा दो तो 10x प्लस y में से अगर हम 36 घटा दें ना तो संख्या का स्थान बदल जाता है। मतलब x वाला y पे जाएगा, y वाला x पे आएगा, मतलब दहाई इकाई बनेगा, इकाई दहाई बनेगा। तो हो जाएगा 10y प्लस x। ठीक है, ये देखो बदल गया ना। अब इसको सॉल्व कर लो, सभी को पक्षांतर करके ले आओ और इसको उधर ले जाओ। तो ये जाएगा 10x प्लस y और इधर आ गया माइनस 10y और माइनस x बराबर कितना होगा 36। हमने पक्षांतर कर दिया। 10x में से 1x घटाओगे तो 9x आएगा, इसको घटाओगे तो भी 9y आएगा बराबर 36। 9 कॉमन निकाल लो तो x माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर कितना 36 और 9 चौक 36 होता है। तो x माइनस वाई बराबर कितना आया 4 आया। समीकरण नंबर कितना बन गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से x और y का मान निकाल लो, इसके पहले अभी हमने किया था। ठीक है, तो देखो दोनों को गुणांक बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर 1 और 2 को जोड़े ऊपर नीचे रख लो। यहाँ देख लीजिए, यहाँ हम लगा देते हैं। 1 और 2 को जोड़िए, पहला है x प्लस वाई बराबर 12 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। वाई कैंसिल हो गया, प्लस माइनस था, बचा कितना 2x और इधर कितना बचा 16। 2 से भाग करो 2 8 16, तो x बराबर 8। अब y की वैल्यू निकालना है, तो x का मान 1 में चाहे 2 में रख लो, 1 में रखने पर 1 में रखेंगे, 1 यहाँ है तो x के स्थान पे 8 प्लस y बराबर 12। 8 उधर गया तो y बराबर 12 माइनस 8, तो y बराबर कितना आ गया 8 4 12 4 आ गया। तो ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, यही हमारा क्या होगा आंसर। संख्या पूछा है
तो संख्या बताना है, संख्या बराबर कितना है 10x प्लस वाई हमने संख्या माना था, तो 10 गुणे x की वैल्यू कितना है 8 है और y की वैल्यू कितना है 4 है, तो 10 8 है 80, 80 4 84, 84 ये हमारा संख्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये हमें संख्या माना था ना, संख्या वाले में x और y का मान यहाँ पर रखेंगे तो 84 आ जाएगा। ठीक है, ये तो प्रसंख्या 18 था, सॉरी 17 था ना, 17 वाला। अब चलिए देखिए 17 के बाद अगला प्रश्न है 18 देखेंगे। प्रसंख्या 18 क्या कह रहा है, तो 18 क्वेश्चन कह रहा है 3 मीटर व्यास व 14 मीटर गहरे कुआं 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च होगा, रुपया बताना है। ये कुआं कैसा होता है, कहोगे बेलनाकार होता है ना कुआं, गहराई कितना है 14 मीटर और व्यास कितना है 3 मीटर। तो पहले कुएं का आयतन निकालेंगे। ठीक है, चलिए आइए 18 क्वेश्चन देखते हैं। व्यास दिया है, व्यास कितना दिया है 3 मीटर। हमने बताया कि व्यास का आधा त्रिज्या बनता है, तो त्रिज्या कितना होगा जिसे हम r बोलते हैं, तो ये जगह 3/2 सेंटीमीटर, मीटर में है। अब ऊंचाई भी दिया हमको जिसे बोलते हैं गहराई, ऊंचाई चाहे गहराई करो, h बराबर दिया है 14 मीटर। तो कुएं का आयतन निकालो, कुआं का आयतन, कुआं का आयतन, कुआं का आयतन क्या होता है, कुआं का आयतन क्या होता है, कुआं कैसा होता है बेलन के आकार होता है, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर एच। अब मान रखो ये कुआं का आयतन है, मतलब बेलन का आयतन है, पाई की वैल्यू रखो 22/7, r की वैल्यू कितना है 3/2, तो 3/2 गुणे 3/2 और गुणे h की वैल्यू कितना है 14, तो 14 रख लो। काट दो, जो कट रहा है 2 से काटोगे तो ये कितना आएगा 11 आएगा, है ना, और 2 से काटोगे कितना आएगा 7 आएगा। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 11 गुणे 3, तो गुणा करोगे 11 तिया 33, 33 3 53 और 99 आएगा, है कि नहीं, 99 वर्ग क्यूब घन मीटर। ठीक है ना, घन मीटर ये आ गया आयतन। लेकिन कह रहा है कि इसकी खुदाई कैसे हो रही है। अगर 1 घन मीटर अगर खोदता है ना, तो उसको लगता है खोदने में उसे देना पड़ता है कै रुपया 30 रुपया देना पड़ता है, 30 रुपया। अब बताओ 1 मीटर क्यूब खोदने में लगता है उसे 30 रुपया, तो 99 में कितना लगे, 99 से गुणा कर दो। 99 मीटर क्यूब खोदने में कितना लगेगा 30 गुणे 99, तो 3 से गुणा करो, 9 3 27 होगा ना, 3 9 27 7 हासिल 2, 3 9 27 28 29, एक जीरो बढ़ा लो। ठीक, जीरो क्योंकि इसमें ना, तो इतना रुपया खर्च होगा, रुपया, इतना रुपया क्या होगा खर्च होगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये 3 से गुणा कर लो, 3 9 27 7 हासिल 2 आएगा और 3 9 27 28 29, तो 2970 रुपया आएगा इसकी खुदाई में। तो दोस्तों ये था लघुत्तरीय प्रश्न का, जो कि 18 प्रश्न थे पूरे, हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर में हमने इसको सॉल्व करा दिया है। तो आज की क्लास बस यहीं तक। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए प्लीज़। और अगर किसी पुराने क्वेश्चन पेपर का सॉल्व चाहते हैं तो आप कमेंट में यह ज़रूर बता दीजिए, हम सॉल्व करा देंगे। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।